नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि हम कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं और कांग्रेस के पूरे काल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी दल, उग्रवादी दलों के बारे में पढ़ा है, यानी क्या होता है उग्रवादी पंथ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी की हुई है। अब हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में देख रहे थे। कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, एक बार रिपीट करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, घोषणा 20 जुलाई 1905 को, लागू जो हुआ 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन के दो यानी जो भाग बने वो कौन कौन से? प्रथम भाग जो था पूर्वी बंगाल, ढाका राजधानी, यानी जो वर्तमान का बांग्लादेश वाला भाग है, मैक्सिमम वही वाला पार्ट था। द्वितीय भाग जो था वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये वाला पूरा भाग था जिसकी राजधानी कलकत्ता बनी थी। तो इसको बनाया था। इसका कारण क्या था? बंगाल विभाजन करने का जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको तोड़ने के लिए कराया था। हालांकि शासन जो बोलती है कि इसका वास्तविक कारण क्या था, यानी राज्य सरकार यानी जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी वो बोलती है सुव्यवस्थित शासन हेतु, लेकिन वास्तविक कारण वही था कि राष्ट्रीय चेतना को भंग करना इसका उद्देश्य था। वायसराय कर्जन थे, भारत सचिव रिस्ले थे। विभाजन का प्लान विलियम बार्ट ने बनाया था। शोक दिवस के रूप में मनाया 16 अक्टूबर 1905 को कांग्रेस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी बांधना ऐसा बताया तो रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में इन्होंने मनाया। 1906 में आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा गया और 1972 में इसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है इसमें, विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। किसका कथन था? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का कथन था। इसको भी आपको याद रखना है। SN बनर्जी करके लिख लीजिए। ये पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, सीधा पूछा जाता है, या विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ठीक है। इसका कथन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, जो कि फाउंडिंग फादर में से एक हैं कांग्रेस के, है ना। फाउंडिंग फादर में से एक मतलब फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो है उसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में घोषणा हुई थी और स्वदेशी एवं बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है। तो कब हुआ था ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो ये हुआ आपका 7 अगस्त 1905 में। ठीक है। 1905 में ये प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन प्रस्ताव पारित होने का स्थान कहाँ था? तो स्थान था कलकत्ता। कलकत्ता का टाउन हॉल। ठीक है। टाउन हॉल को भी आपको याद रखना है। कलकत्ता के टाउन हॉल में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है। इसके अलावा ये स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव। ठीक है। तो बहिष्कार का सुझाव किसने दिया? बहिष्कार बहिष्कार का सुझाव तो याद रखना है कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। कृष्ण कुमार मित्र। इनका समाचार पत्र का नाम क्या था? संजीवनी। संजीवनी नामक समाचार पत्र में, समाचार पत्र क्या बताया इन्होंने कि बहिष्कार करना चाहिए विदेशी वस्तुओं का, है ना, विदेशी सामानों का, सुविधाओं का। ठीक है। इसके अलावा स्थापना भी बहुत सारी समितियों का हुआ था। स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त द्वारा स्थापित। एकदम लिखते चलना है आपको, चाहे आपको रिपीट सुनना पड़े, लेकिन इसको लिखते चलिएगा। ठीक है। पहला क्या है? स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त द्वारा। फिर एंटी सर्कुलर सोसाइटी कृष्ण कुमार मित्र द्वारा स्थापित। ठीक है, एंटी सर्कुलर सोसाइटी। इसके अलावा बंगाल नेशनल कॉलेज रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है। बंगाल नेशनल कॉलेज किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा
बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल आचार्य पी.सी. राय द्वारा स्थापित की गई। ढाका अनुशीलन समिति पुलिन दास द्वारा स्थापित की गई। ढाका अनुशीलन समिति पुलिन दास द्वारा स्थापित की गई। तो ये सारी जो समितियां हैं, समितियों को भी आपको याद रखना है। मैंने बता दिया समितियां, बहुत सारी समितियां अभी रिपीट किया मैंने, है ना। इन समितियों को सबको आपको याद रखना है, जो कि बंगाल विभाजन के बाद बनी समितियां या सोसाइटी या फार्मास्यूटिकल थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग रचना। रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक अगर कहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो वो कहाँ से आए हैं? रचनाओं से आए हैं, लेखों से आए हैं, या कह सकते हैं समाचार पत्रों की स्थापना से आए हैं। तो रचना तो बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो रचना जैसे कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये रचना किसकी है? तो ये है आपकी अरविंद घोष, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष का नाम याद रखिएगा। गर्म दल के बहुत प्रमुख नेता हुआ करते थे अरविंद घोष। और बाद में ये कहाँ चले गए? पांडिचेरी चले गए, और वहाँ पे यानी कह सकते हैं एक आश्रम बना के वहाँ रहने लगे। ठीक है, तो अरविंद घोष को याद रखना है। फिर इसके बाद आते हैं बंदी जीवन, सत्येंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, बंदी जीवन किसने बनाया? बंदी जीवन किसने लिखा? तो मतलब सत्येंद्र नाथ सन्याल ने, सत्येंद्र नाथ सन्याल। तो इनको भी याद रखना है। सत्येंद्र नाथ सन्याल ने क्या लिखा? बंदी जीवन। युगांतर एवं भवानी मंदिर वारिंद्र घोष ने लिखा। युगांतर एवं भवानी मंदिर। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? वारिंद्र घोष, वारिंद्र घोष। ठीक है, वारिंद्र घोष का भी नाम याद रखना है। युगांतर एवं भवानी मंदिर की रचना इन्होंने की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांध्य ब्रह्मदेव उपाध्याय। ठीक है, सांध्य की रचना किसने की? ब्रह्मदेव उपाध्याय। सांध्य, सांध्य ब्रह्मदेव उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है, तो सांध्य की रचना इन्होंने की। ठीक है, तो वंदे मातरा अरविंद घोष, फिर उसके बाद बंदी जीवन सत्येंद्र नाथ सन्याल, युगांतर एवं भवानी मंदिर वारिंद्र घोष ने की। जबकि सांध्य की रचना किसने की? ब्रह्मदेव उपाध्याय, ब्रह्मदेव उपाध्याय ने सांध्य की रचना की। इसके बाद डॉन सचिंद्र नाथ मुखर्जी। डॉन भी एक इस समय की रचना थी। डॉन सचिंद्र नाथ बंदोपाध्याय। ठीक है, सचिंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने इसकी रचना की थी, या मुखर्जी, सचिंद्र नाथ मुखर्जी है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बंदोपाध्याय नहीं है, मुखर्जी है, मुखर्जी। ठीक है, तो सचिंद्र नाथ मुखर्जी ने डॉन की रचना की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नारा आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का नारा दिया गया। नारा कौन सा था? आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा था, तो इसको भी लिख लेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं, जैसे कि अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड किताब लिखी थी। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ठीक है, ये सब जो रचना है ये आपका समाचार पत्रों के माध्यम से लिखी गई हैं। और पूरी किताब न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड किताब किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने। रामेश सुंदर द्विवेदी ने अरंधन का विचार दिया था, जिसमें विरोध स्वरूप चूल्हा बुझाया जाता था। अरंधन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए इस समय साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1908 में स्वदेशी आंदोलन की जो गति है वो धीमी पड़ गई, क्योंकि इस आंदोलन से जुड़े नेता जो थे अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था। गर्मपंथी की जो विचार पर चलाए गए भारत का ये एकमात्र आंदोलन था जो पूर्णतः गर्म पंथ के ऊपर आधारित था, और विभाजन फिर रद्द कर दिया गया 1911 में। तो इसको भी याद रखना है, विभाजन रद्द, विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो ये स्वदेशी आंदोलन था ये सफल हुआ, लेकिन ये सफलता कह सकते हैं उस मायने में नहीं आई जिस मायने में इसको आना चाहिए था। कहने का मतलब ये है
कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था कि बंगाल विभाजन जल्द से जल्द क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और अंग्रेज अपने उद्देश्यों में सफल ना हो पाए। लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के बाद जो 6 साल का समय लगाया, इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार जो दे दिया मुस्लिमों को, वहां से बंगाल विभाजन का उद्देश्य पूरा हो गया कि कैसे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो विभेद है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, और वो करने में अंग्रेज सफल हो गए। यहाँ पे जैसे कि वो लोग बोलते हैं, अंग्रेजों का कथन आप देखेंगे, इतिहासकार हमेशा विजेता द्वारा लिखा जाता है और विजेता जैसा बोलेगा वैसा इतिहास में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार जो अंग्रेजों के जो खुले विचारधारा के हैं, जो उनकी मानसिकता को भी दिखा देते हैं, ठीक है, वैसे ही विचारक बोलते हैं कि 1857 की क्रांति, जो कि एक महान क्रांति थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उस आंदोलन को म्यूटिनी रिवॉल्ट बोलते हैं कि लोग, सिपाही रिवॉल्ट बोलते हैं कि लोग, आपका अंग्रेज। ठीक है, लेकिन उन्हीं में से कुछ अंग्रेज ये बोलते हैं कि इस अवसर पे हम लोग हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़ा नहीं पाए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिटी थी, इसलिए क्या हो गया, ये जो 1857 की क्रांति बहुत दिन तक चली और बहुत अच्छे से चली। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस अंग्रेजों का किया था उसने। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज समझ चुके थे कि अब जो है ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है उनके लिए खतरा बन रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो गलती उन लोग 1857 में नए कर दिए थे या जो चीज वहां पे नहीं कर पाए थे उसको भुनाया उन लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, और 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग के जो गठन किया, बेडरबर्न उसके यानी कह सकते हैं विचारक थे, है ना, जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे एक। और उसके बाद 1909 में पृथक निर्वाचन दे देना इस बात को पुख्ता करता है कि अंग्रेज कहीं से भी प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन नहीं किए थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता और जो राष्ट्रीय भावना कलकत्ता और बंगाल में जो जन्म ले रही थी उसको तोड़ने के लिए ही ये पूरा षड्यंत्र अंग्रेजों द्वारा रचा गया था। तो इस बात को समझना है। ठीक है, भाषा के आधार पर ही इस समय बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक किया गया, असम को एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर 1911 में बंगाल, बिहार अलग, ठीक है, असम अलग, असम को भी अलग किया गया। ठीक है, तो भाषाई आधार पर बहुत सारे राज्यों का गठन इस समय हो गया, इस बात को भी याद रखना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो इस समय हुई, जिसको हमको याद रखना ही है, जिसके बारे में ऑलरेडी जब हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय की पूरी लिस्ट पढ़े थे तो वहां पे हम लोग इस चीज को डिस्कस भी किए थे, और इसका नाम है कि भारत की जो राजधानी है उसका परिवर्तन किया गया। भारत की राजधानी कहाँ ले गई? कलकत्ता से कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली बनी, नहीं तो अभी तक राजधानी कलकत्ता थी और फिर ये कहाँ चली गई? दिल्ली। ठीक है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि दिल्ली जो थी वो पहले से ही राजधानी हुआ करती थी, मुगल काल तक भारत की राजधानी दिल्ली ही थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने ये यानी बंगाल में व्यापार शुरू किया तो बंगाल जो था वो बहुत ज़्यादा यानी कह सकते हैं प्रचलित हो गया, और बंगाल में जो कलकत्ता था बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। व्यापार का पूरा माध्यम यहीं से था, पोर्ट होने की वजह से, तो बंदरगाह होने की वजह से यहाँ से व्यापार करना ज़्यादा आसान था। इस कारण से अंग्रेजों ने अपनी राजधानी किसे बना कर रखा था? बंगाल को बना कर रखा था। आपको याद हो जो 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था वो यही कलकत्ता और कह सकते हैं बंगाल में जो इन्होंने फोर्ट बनाया था और जो जिस तरीके से व्यापार कर रहे थे उसके कारण सिराजुद्दौला से इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, अंततः ये जीत गए थे और बंगाल को ही केंद्र बना लिया था। वहीं पहले द्वैत शासन भी क्लाइव ने लगाया, फिर जितने भी सुधार होते थे वो बंगाल से शुरू होते थे, फिर रेस्ट ऑफ इंडिया में वो क्या होते थे? इम्प्लीमेंट होते थे। ठीक है, तो इसलिए बंगाल को तोड़ने के जो इनकी कोशिश थी यही कारण था, और उसके बाद यहाँ से भाग भी गए, दिल्ली चले गए। वो जानते थे कि बंगाल आने वाले समय में जो इन्होंने जहर घोला है उसकी जो कह सकते हैं असर जो दिखेगा, कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो आगे चल के होंगे। आप देखते हैं स्वतंत्रता जब मिलने वाली थी तो जो सीधी कार्यवाही दिवस हुई या जो भी दंगे हिंदू मुस्लिम के हुए उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को लॉस हुआ
तो बंगाल को हुआ, बंगालियों को हुआ। निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा विभाजन की पीड़ा अगर किसी क्षेत्र ने झेली है तो बंगाल ने झेली है। हालांकि पूरे भारतवर्ष को दर्द हुआ, लेकिन जो नासूर, जो घाव जो बना हुआ था वो बंगाल में ही बना हुआ था। और बंगाल विभाजन इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस बात को समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग का गठन। तो ये मुस्लिम लीग के गठन वाले जो पार्ट को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वीडियो बनाएंगे इसका। ठीक है, वहां पे अपन मुस्लिम लीग का गठन देखेंगे। ठीक है, वीडियो छोटा छोटा बन रहा है ताकि आप लोग नोट्स बनाते चले, प्रॉपर कलेक्ट करते चलें। और कह सकते हैं टाइम का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। कोशिश यही रहेगी कि लगातार आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।